क्रमांक पहला है, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है। इनमें से कौन सा दस्तावेज है जो दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है। निवासी अपनी पीओआई अनिवार्य पीओए और पीओआर प्रस्तुत करता है, या एक निर्वाचित स्थानीय निकाय ऑपरेटर को निवासी का परिचय देता है, या फिर पिता द्वारा अपने बच्चे का परिचय और दिए गए सभी परिचय। इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित बताना है कि दस्तावेजों के आधार पर कौन सा नामांकन हो रहा है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। निवासी अपनी पीओआई प्रूफ ऑफ एड्रेस का प्रमाण पत्र और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ और रेसिडेंट मतलब निवास के लिए तीनों दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो ये हमारा दस्तावेज आधारित नामांकन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन निवासी पीओआई पीओए और पीओआर दस्तावेज जमा करता है। किस प्रकार के नामांकन में, तो पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि दस्तावेज के आधार पर ये नामांकन होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में कौन सी चीज़ें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती हैं। परिचयकर्ता का नाम, या परिचयकर्ता का आधार, या फिर परिचयकर्ता के परिवार का विवरण, या परिचयकर्ता की शैक्षणिक योग्यता, परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक क्या क्या लिया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहला, दूसरा, पांचवा मतलब परिचयकर्ता का नाम लिया जाएगा और आधार संख्या ली जाएगी और बायोमेट्रिक ली जाएगी, और ये शैक्षणिक योग्यता ये नहीं ली जाएंगी। परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है। ऑपरेटर बन सकता है, या पर्यवेक्षक, या रजिस्ट्रार के कर्मचारी, या चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य, या फिर स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य। तीसरा है प्रभावक जैसे शिक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या एनजीओ, या चौथा 2 और 3 दोनों। इसका उत्तर देखते हैं। 2 और 3 दोनों कि रजिस्ट्रार के कर्मचारी और चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य, प्रशासनिक निकायों के सदस्य और प्रभावक, ये दोनों ऑप्शन सही हैं कि ये लोग हमारे परिचयकर्ता बन सकते हैं। क्या आप ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता बन सकते हैं। क्या आप ऑपरेटर, पर्यवेक्षक या परिचयकर्ता बन सकते हैं। उत्तर है नहीं बन सकते। इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है। परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत कौन करता है। निवासी अपनी पीओआई पीओआर और बाकी के दस्तावेज जमा करता है, या एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है, या पिता द्वारा अपने बच्चे का परिचय, या दिए गए सभी विकल्प। तो पहला ऑप्शन में बता रहा है कि पीओआई और पीओए और पीओआर मतलब दस्तावेज, सभी प्रकार के दस्तावेज जमा करता है, तो ये तो हो जाएगा दस्तावेज आधारित प्रश्न नामांकन। और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है, ये हो सकता है उत्तर सही, और ये सही उत्तर है भी ऑप्शन नंबर दूसरा कि परिचयकर्ता आधारित है। यहाँ पे ये निवासी संदर्भित करता है, कोई दस्तावेज नहीं दे रहा है, मतलब ये परिचयकर्ता है। इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है। निम्न में से कौन है जो बाल नामांकन के लिए पात्र है। इनमें से हमें बताना है कि कौन है जो बाल नामांकन करा सकता है। कोई बच्चा जो कम से कम 4 साल या उससे अधिक है वह नामांकन करा सकता है, या बाल नामांकन करा सकता है। कोई बच्चा जो स्कूल जाता है, कोई बच्चा जो 5 साल से कम की आयु का है, और कोई बच्चा 5 से 16 साल की उम्र के बीच है। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि बाल नामांकन कितने साल की पहले होता है। तो बाल नामांकन 5 साल से नीचे तक का होता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि 5 साल से कम की आयु का जो बच्चा है उसका बाल नामांकन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो पहले भी बना चुके हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा।
निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को अपने बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है। निवासी के कहने पर, किसी और व्यक्ति के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकन कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झूठ। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के लिए, तो 5 वर्ष से कम बालों बच्चों की बायोमेट्रिक आवश्यक नहीं रहती है। आधार नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है? जाति की आवश्यकता नहीं है, नाम की, पता की, आयु की। तो नाम की आवश्यकता है, पता की आवश्यकता है, आयु की पता आवश्यकता है, जाति की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा इसका। HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? HOF परिवार के मुखिया का नाम, निवासी परिवार के मुखिया और रिश्ते का प्रमाण, रिलेशन का प्रूफ, और परिवार के मुखिया की आधार संख्या या नामांकन के समय परिवार के मुखिया की पुष्टि की बायोमेट्रिक पुष्टि। ऑप्शन होगा ये सही, ये चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कैसे? HOF आधारित नामांकन हेड ऑफ फैमिली मतलब परिवार के मुखिया के आधारित पंजी नामांकन में नाम भी लेंगे, परिवार के रिश्ते का प्रमाण भी लेंगे, आधार संख्या भी, बायोमेट्रिक भी। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं? निवास और परिवार के प्रमुख संबंध का प्रमाण या मुखिया का आधार संख्या या निवासी की योग्यता प्रमाण पत्र 1 और 2 दोनों। तो इसमें बताया कि मुखिया के आधारित नामांकन के लिए कौन सा दस्तावेज चाहिए, तो ये संबंध का दस्तावेज चाहिए है और आधार संख्या चाहिए। ऑप्शन 1 और 2 सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज जन्म की तारीख का प्रमाण, माता पिता में से किसी एक की संख्या, आधार संख्या या बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण। तो इसका उत्तर दिए गए सभी विकल्प हैं। जन्म की तारीख भी चाहिए, माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या भी चाहिए और संबंध का प्रमाण। बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाना चाहिए? नामांकन केंद्र का पता या माता पिता का पता या फिर अस्पताल का पता जहां बच्चा पैदा हुआ। दिए गए सभी विकल्प। बाल नामांकन के मामले में किस पते का उल्लेख किया जाना चाहिए? नामांकन केंद्र का पता क्यों डालेंगे? माता पिता का पता डालेंगे। सिंपल सा उत्तर है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगी। माता पिता का पता डालेंगे बाल नामांकन में। ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है, सच है या झूठ है? ऑप्शन बिल्कुल झूठ है। इच्छित राशि का शुल्क नहीं ले सकता है, अपने अनुसार किसी भी राशि का शुल्क लेता है तो ऑपरेटर के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है क्या? नए नामांकन और अद्यतन की लागत ये बिल्कुल नहीं की जा सकती है, निवासी से चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? प्रतिबंधीकरण, पहली जांच रिपोर्ट या चेतावनी या फिर ऑप्शन 1 या 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 होगा, या तो 1 या 2, या प्रतिबंध किया जाएगा या फिर पहली जांच रिपोर्ट की जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है? चेहरे की छवि, बायोमेट्रिक में क्या क्या आता है? चेहरे की छवि आती है, 10 फिंगरप्रिंट आते हैं, दोनों आइरिस और दिए गए सभी विकल्प। तो बायोमेट्रिक विवरण पूछा गया है यहाँ पे। तो बायोमेट्रिक मतलब हमारे ये तीनों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है? ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जनसांख्यिकीय है क्या? तो फिंगर इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक, आइरिस स्कैन बायोमेट्रिक है। तो ये दोनों हमारे बायोमेट्रिक हो गए। बचे पहला ऑप्शन, तो इसका उत्तर भी होगा ऑप्शन नंबर 1, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। निम्नलिखित नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में से निम्नलिखित शामिल है। नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में से मतलब कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है? नस्ल और जाति की, या नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर, या निवासी की आय या चिकित्सा विवरण। तो आधार में जाति की कोई आवश्यकता नहीं होती है नामांकन के लिए, और निवासी की आय से कोई संबंध नहीं होता और चिकित्सीय विवरण से कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा कि नाम चाहिए, पता, लिंग और जन्म की तिथि। नामांकन ऑपरेटर नामांकन फॉर्म के साथ निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतिलिपियां इकट्ठा करना है। प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनांकीय सूचना लेना, या बायोमेट्रिक जानकारी लेना, या स्थानीय हार्ड डिस्क में निवासी द्वारा प्रस्तुत बायोमेट्रिक जनसांख्यिकीय विवरणों के साथ हार्ड कॉपी को स्कैन करें और स्टोर करना। प्रत्यक्ष रजिस्टर में जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र करना, रिकॉर्ड करना। इसमें से ऑपरेटर को क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर 2 है प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, जनसांख्यिकीय सूचना लेना या बायोमेट्रिक जानकारी लेना। ये काम ऑपरेटर का होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। निवासी निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? इनमें से किसको बिल्कुल अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? निवासी के नाम को सही करना, ईमेल आईडी अपडेट, या 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी और फ़ोन नंबर। तो इसमें फ़ोन नंबर आवश्यक उतना आवश्यक नहीं है, और निवासी के नाम को भी सही करना आवश्यक नहीं हो, कभी भी करा सकते हैं सही। तो ईमेल आईडी अपडेट भी कभी भी करा सकते हैं। तो इनमें से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी, क्योंकि 5 वर्ष से छोटे बच्चों की बायोमेट्रिक नहीं लिए जाते हैं। आधार बनाने की प्रक्रिया डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है, या डी डुप्लीकेशन क्या कहलाता है? तो किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना, अस्वीकार करना, नामांकन जानकारी को बैकअप के रूप में कॉपी करना, या जांच करना कि अन्य व्यक्ति का भी एक ही जैसा पता है और इसे अस्वीकार करना। यह दिए गए सभी विकल्प। तो उत्तर है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया है। तो डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना सही क्रम है, यह नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करना, या फिर प्राधिकरण संख्या प्रदान करना, या आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है। प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संसाधित करता है। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। पहला, पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा। सबसे पहले नामांकन CIDR में अपलोड करेंगे, उसके बाद पांचवा प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा संसाधित करेगा। फिर उसके बाद पहला होगा किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा प्राधिकरण संख्या प्रदान करेगा। उसके बाद आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है, वो भी 15 दिन की प्रोसेस है। तो ये रही आधार नामांकन बनाने की प्रक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो नामांकन किस विधियों से किया जाएगा? तो नामांकन किस विधि से करेंगे? कोई भी प्रूफ नहीं है निवास का तो परिचयकर्ता आधारित करेंगे, या परिवार के प्रमुख आधारित, या फिर ऑपरेटर आधारित, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया गया नामांकन, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप आधारित नामांकन। इनमें से क्या करेंगे? EID आधारित नामांकन या प्राधिकरण आधारित नामांकन, इनमें से क्या करेंगे?
इसका उत्तर हमें सोचकर जल्दी से बताएं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि यदि निवासी के बाद निवास के प्रमाण की आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई नहीं है तो इसका उत्तर होगा परिचयकर्ता आधारित नामांकन होगा, या फिर HOF आधारित नामांकन, हेड ऑफ फैमिली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट है। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट क्या हो सकता है? इनमें से उत्तर देखते हैं बिना किसी मूल्य के। तो ये हमारे लिए बहुत ही जानकारी वाली बात है कि अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बिना किसी मूल्य के हो जाता है, इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है? ऑनलाइन मोड, या नामांकन केंद्र जाकर, या फिर सभी? बायोमेट्रिक विवरण अपडेट के लिए तो इसे नामांकन पर जाकर ही अपडेट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बायोमेट्रिक कहीं और पे अपडेट नहीं हो सकते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है? केवल आधार संख्या का उपयोग करते हुए, या फिर SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती पर्ची या URNA पर मुद्रित EID का उपयोग करके, केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके, या फिर विवरण निवासी की ईमेल ID पर भेजा जाएगा? तो इनमें से कैसे आप अपने आवेदन या अपडेट को ट्रैक कर सकते हैं? तो ये बहुत जानकारी वाली बात है। ऑप्शन नंबर 2 SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती पर्ची या URNA पर मुद्रित EID का उपयोग करके हम अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जाती है, जिसमें क्या शामिल है? ईमेल, वेबसाइट, या SMS, या पत्र? इनमें से कौन सी चीज़ शामिल है? तो आधार भौतिक संख्या के रूप में निवासी को भेजी जाती है, जिसमें कि एक लेटर पैड आता है जिसमें आधार रहता है, जो कि डाक के द्वारा पोस्ट किया जाता है। आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के हस्ताक्षर आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि या हस्ताक्षर, या निवासी की तस्वीर या मौखिक पुष्टि, इनमें से पुष्टि के बाद होता है। अद्यतन का अनुरोध किस आधार पर होता है? तो आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि। आधार अद्यतन करना है तो आधार कार्ड भी लगेगा, और फिर उसके बाद बायोमेट्रिक पुष्टि होगी। फिर उसके बाद नामांकन केंद्र में उसका अपडेट का अनुरोध एक्सेप्ट किया जाएगा, अपडेट स्वीकार होगा। ईमेल ID और मोबाइल नंबर आधारित डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। ईमेल ID और मोबाइल नंबर की डाटाबेस के बारे में जानकारी पूछी गई है। तो इनमें से कौन? नामांकन केंद्र पर जाकर, या SSUP पोर्टल, या दोनों दिए गए स्थान? तो इसका क्या उत्तर होगा कि नामांकन केंद्र पर जाकर हम मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन करा सकते हैं। तो नामांकन केंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर, ईमेल ID आदि चेंज किए जा सकते हैं। कि मोबाइल नंबर अपडेट है सिर्फ नामांकन केंद्र पर जाकर ही कर सकते हैं। निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। नामांकन केंद्र में जाकर, SSUP पोर्टल, या दिए गए सभी। तो इसमें पूछा गया कि पता आधार डाटाबेस में किसके द्वारा अपडेट किया जा सकता है? तो दिए गए सभी कि नामांकन केंद्र पर भी, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अध्ययन करने के लिए अनिवार्य है या नहीं है? तो पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड के माध्यम से निवासी का पता अध्ययन करने के लिए अनिवार्य है। पिछले प्रश्न में देखा था कि पता ऑनलाइन मोड से भी हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा सच है कि पंजीकृत मोबाइल संख्या है अगर, तो SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड
SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है या नहीं है। मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता या ज़रूरत नहीं है, अपेक्षित या दिए गए सभी विकल्प। इसका उत्तर है मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि निवासी मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता। मोबाइल नंबर के लिए नामांकन केंद्र पर जाने की आवश्यकता है। OTP वन टाइम पासवर्ड SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। आधार पंजीकृत मोबाइल संख्या पर या फिर मोबाइल ऑपरेटर के या फिर पति या गार्डियन की मोबाइल संख्या या दिए गए सभी। तो इसका उत्तर होगा जो आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या होगी, जो कि मोबाइल नंबर आधार के समय नामांकन कराते समय दिया गया होगा, उसी नंबर पर OTP भेजा जाएगा, तभी पता अद्यतन होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा या उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं या हर अद्यतन उसकी या उसके जो भी हों स्वयं कर सकते हैं। ये प्रश्न समझने की बात है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं। ऑपरेटर स्वयं के द्वारा कर सकता है या फिर हर अद्यतन, कोई भी अद्यतन हो वो स्वयं कर सकता है क्या? तो इसका उत्तर झूठ है, ये बिल्कुल नहीं कर सकता है। ऑपरेटर स्वयं के द्वारा किसी का भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर सकता है और वो अपने आगे कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सब निवासी के द्वारा ही पूछ कर किया जाएगा, उसी की सहमति के आधार पर। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। इसमें निवासी बोल ही नहीं रहा कि हमारे निवास की जानकारी अपडेट करो, तो वो बिना उसके कैसे कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। झूठ है, बिल्कुल नहीं। निवासी के पूछने के आधार पर ही जानकारी जोड़ सकता है ऑपरेटर, अन्यथा बिल्कुल नहीं जोड़ सकता है। निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके निम्नलिखित तरीके के माध्यम से आधार अद्यतन प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा कि निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके निम्नलिखित तरीके के माध्यम से आधार प्राप्त कर सकता है। आधार डाउनलोड करेगा या आधार डाउनलोड करेगा, निकटतम साइबर कैफे पर जाएं या एक व दो दोनों। तो इसका उत्तर होगा मोबाइल नंबर यदि पंजीकृत है तो हम मोबाइल से आधार डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि डाउनलोड आधार, तो आधार पोर्टल से भी हम अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इसका उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ये दोनों विकल्प सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकीय अध्ययन की जानकारी प्राप्त कर सकता है क्या? निवासी डाक की सेवा का उपयोग करके जनसांख्यिकीय अध्ययन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है झूठ, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जनसांख्यिकीय अध्ययन नामांकन केंद्र पर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निवासी संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्म तिथि, दिन, महीने और वर्ष को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका अगला ऑप्शन वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी नामों में भिन्नता है तो नामांकनकर्ता के उपनाम या पिता का नाम या पूरा नाम या पसंदीदा नाम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यदि 2 डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम दिए जाते हैं तो निवासी क्या करेगा या आधार ऑपरेटर क्या करेगा? उनका पूरा नाम नोट करेगा। उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी को जन्मतिथि या लिंग या घर का पता या उंगली की छाप को दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से क्या करेंगे? उल्लेख करके, पुरुष महिला उल्लेख करके हमें क्या पता कर सकते हैं? लिंग।
तो ऑप्शन नंबर सही होगा 2। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निम्न में से किन क्षेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है? पता पंक्ति 1, 2, पिन कोड या राज्य, इनमें से किस चीज को छोड़ सकते हैं? तो ये ऑप्शन होगा 3, नहीं 4 ऑप्शन होगा कि हम राज्य को छोड़ सकते हैं क्या? उत्तर देखते हैं। पता पंक्ति 2 को छोड़ सकते हैं हम। पता पंक्ति 2 को छोड़ सकते हैं हम, जो कि एड्रेस पता रिकॉर्ड करते समय अपडेट करते हैं। आवासीय पते के पता पंक्ति 4 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए? भवन या मकान नंबर दर्ज किया जाना चाहिए, सड़क का नाम या मुख्य पहचान चिन्ह, इनमें से क्या दर्ज किया जाना चाहिए? तो कि आवासीय पते के पता पंक्ति 4 में हम मुख्य पहचान चिन्ह ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। इनमें से कौन सा पूर्व नामांकन डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पूर्व नामांकन आईडी, एक बार किया जाने वाला पासवर्ड या निवासी का नाम या आधार आईडी। तो इसमें से पूर्व का नामांकन डेटा कैसे पता करेंगे? तो पूर्व की नामांकन आईडी होगी, उससे ही नामांकन डेटा का पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ऐसी और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जब क्षेत्र का मकान नंबर, मंडल या मोबाइल नंबर या पिन कोड दर्ज किया जाता है तो गांव, कस्बा, शहर और डाकघर का नाम स्वतः पता चल जाता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको डालने से गांव का नाम या कस्बा का या शहर का नाम स्वतः ही, डाकघर का नाम स्वतः ही पता चल जाता है? तो ये स्वाभाविक है, पिन कोड होगा। अगला प्रश्न, जब एक निवासी सही जन्म तिथि नहीं दे पाता है तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? खाली जगह छोड़ देते हैं, राशि चक्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या फिर निवासी द्वारा उल्लिखित आयु या जन्म का वर्ष दर्ज कर सकते हैं। यदि निवासी सही जन्म तिथि नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? इसका उत्तर है निवासी द्वारा उल्लेखित आयु को दर्ज करेंगे कि निवासी जो भी आयु अपनी उल्लेख कर रहा है तो उसको हम दर्ज कर देंगे। अगला प्रश्न है, नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता या नोडल अधिकारी या निवासी को यह सुनिश्चित करना होगा समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। इनमें से कौन सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो? तो इनमें से कौन सा वो अधिकारी है जिसका यह दायित्व है? ऑप्शन नंबर 1 होगा, नामांकन एजेंसी का जो पर्यवेक्षक होगा वह ऑपरेटर की यह निगरानी करेगा, देखरेख करेगा। ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट या प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट या मोबाइल नंबर या हस्ताक्षर या आँख की पुतली या फिर मूल POI दस्तावेज। इसका उत्तर है आँख की पुतली। आँख की पुतली प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाएगा? इनमें से क्या है जो सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाएगा? बायोमेट्रिक है, परिचयकर्ता है या फिर परिवार मुखिया आधारित है या फिर पता या पहचान का पता? कौन से क्षेत्र में कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन हो जाएगा? परिचयकर्ता या परिवार के मुखिया। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है कि ये मामले में सक्रिय हो जाएगा परिचय आधारित सत्यापन के मामले में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए UIDAI या XTUC या मनरेगा या कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। इनमें से क्या करना चाहिए? तो इनमें से बायोमेट्रिक डिवाइस STQC के द्वारा प्रमाणित जो डिवाइस होगी बायोमेट्रिक, वही उसी का हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। तो ऐसे और भी सेशन महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें।
धन्यवाद।